नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल novelsandaudio.com में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गुलशन नंदा का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास नीलकंठ का तीसरा भाग। आकाश पर आज कुछ अधिक लालिमा थी। रात भर की जलती हुई बत्तियां धीरे धीरे बुझ रही थीं। बंबई की सुनसान सड़कों पर लोगों की चहल पहल आरंभ हो रही थी। समुद्र के जल से उठी सलोनी धुंध ऊंची ऊंची इमारतों पर हल्की सी लकीर बनाई जा रही थी। आज वह बहुत दिनों बाद राय साहब के घर की ओर जा रही थी। वह अब इसे अपना घर कहते हुए भी घबराती थी। राय साहब और मालकिन का स्नेह अब उसे सपना सा अनुभव होने लगा। बेला का विचार आते ही वह अज्ञात भय से कांप जाती। फिर भी साहस बटोरकर वह आज उसी घर में जा रही थी, उस व्यक्ति की भांति जो बार बार निराशा का सामना करके भी भगवान के मंदिर को नहीं छोड़ता और उसी की शरण लेता है। फाटक के पास पहुंचकर वह रुक गई। उसने दृष्टि घुमाकर कोठी के बाग को देखा। फूल, पौधे, क्यारियां सब वैसी ही थीं, पर उसे लगा जैसे सब उससे रूठ गए हों। प्रभात की शीतल वायु के झोंकों ने उसकी पलकों में छिपे आंसुओं को स्पष्ट कर दिया। उसके भीतर पांव कठिनाई से उठ रहे थे। वह सामने के गोल कमरे में जाने के बदले पिछले बरामदे में राय साहब के कमरे की पिछली खिड़की पर जा ठहरी। खिड़की का एक कुवाड़ खुला हुआ था। उसने चोट दृष्टि से भीतर झांका। राय साहब मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। पहले तो उसने चाहा कि द्वार खटखटाए, पर फिर इसे उचित न जानकर उल्टे पांव गोल कमरे की ओर लौटी और भीतर आ गई। वहाँ कोई न था। वह दबे पांव राय साहब के कमरे तक जा पहुंची और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर उनके देखने की प्रतीक्षा करने लगी। किसी को अपने पीछे खड़ा अनुभव कर जैसे ही राय साहब ने घूमकर देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता से वे उछल पड़े। संध्या ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से कलम मेज पर रख दी और भड़कर संध्या को अपने सीने से लगा लिया। पापा, ये आंसू कैसे? संध्या ने संभलते हुए पूछा। नहीं तो, उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा। जानती हो, मैं तुम्हारा ही नाम लिख रहा था। किस पर? उन्होंने कांपते हाथों से मेज पर से लिफाफा उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या? ब्याह पर आने का न्योता। इस पहेली को तुम्हारी बेला का ब्याह है। ब्याह? उसके कांपते ओठों से धीरे से निकला और धड़कते दिल से उसने लिफाफा खोला। निमंत्रण पत्र पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर अधिकार से काम लेते हुए वह उन्हें पी गई और मुस्कुराकर बोली, पापा, बधाई हो। मैं अवश्य आऊंगी आपकी बेला के ब्याह पर। पगली, तुम्हारी भी तो छोटी बहन है। हाँ हाँ पापा, मैं कभी इसके अधिकार को भूल नहीं सकती। उसने पापा को सांत्वना देते हुए कहा। जब तुम्हारा नाम लिखने लगा तो आंखों से आंसू झलक आए। वह क्यों पापा? वह राय साहब के समीप कुर्सी पर बैठते हुए बोली, भाग्य का चक्कर देखकर। कहाँ की ज्योति और कहाँ जाकर जली। भाग्य ठीक ही करता है पापा। हम इंसान कभी गलत मार्ग पर चलने लगें तो वह अपना हाथ बढ़ाकर हमें ठीक मार्ग पर डाल देता है। मन बहलाने के लिए यह विचार अच्छे हैं। राय साहब ये कहते हुए उठे और बोले, नाश्ता कर लें, तुम्हारी माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। परंतु पापा, वह कहते कहते रुक गई। हाँ बेटी, कहो, क्या कोई बात है? हाँ पापा, एक काम से आई थी। क्या काम? वह दोबारा बैठते हुए बोले। मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। वह धीमे स्वर में आंखें झुकाते हुए बोली। बस? कहो, कितने चाहिए? उन्होंने ड्रॉअर से बटुआ निकालते हुए पूछा। इनसे काम नहीं चलेगा तो तुम्हें अधिक चाहिए? आश्चर्य से उन्होंने पूछा। हाँ पापा, 10,000 ऋण ले रही हूँ। प्रण करती हूँ शीघ्र लौटा दूंगी। 10,000 का नाम सुनते ही पल भर के लिए राय साहब सोच में पड़ गए और फिर संभलते हुए बोले, 10,000? इतने का क्या करोगी? जरूरत है, आप मुझ पर विश्वास रखिए। मैं उन्हें किसी व्यापार के लिए ले रही हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं। और फिर ऋण कैसा? कोई बेटियों को भी ऋण देता है? मैं तो स्वयं अपनी बेटी का ऋणी हूँ। उन्होंने ड्रॉअर से अपनी चेकबुक निकाली और संध्या के नाम 10,000 का चेक काट डाला। चेक को सावधानी से लपेटते हुए संध्या ने अपने पर्स में रख लिया और भीगी आंखों से मुस्कुराते हुए राय साहब का धन्यवाद करने लगी। राय साहब की आंखों में भी प्रसन्नता के आंसू झलक आए। क्षणभर चुप रहकर स्नेह से उसकी ओर देखते हुए वह बोले, संध्या जी,
बेला और रेनू मेरी दो आंखें हैं, परंतु उनकी ज्योति तुम हो। यह कहते हुए उन्होंने उसे फिर छाती से लगा लिया और बोले, हाँ, इस विषय में किसी से कुछ मत कहना, और किसी व्यापार की सोचो तो मुझसे पूछ लेना। आपसे पूछे बिना कोई काम ना करूँगी। इतने में मालकिन भी वहाँ आ पहुँची और संध्या को देखकर अति प्रसन्न हुई। दोनों संध्या को साथ लेकर नाश्ते के लिए खाने के कमरे में जा बैठे। राय साहब ने बेला को भी बुलवा भेजा, परंतु वह नीचे ना आई। शायद लज्जा से वह संध्या के सम्मुख आने से घबराती थी। रेनू स्कूल जा चुकी थी। राय साहब और मालकिन अभी चाय पी ही रहे थे कि संध्या खह उठी और सीढ़ियों की ओर बढ़ी। कहाँ? राय साहब ने मुंह से प्याला हटाते हुए कहा। बेला से मिलने, उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और तेज तेज पांव उठाती ऊपर चली गई। कमरे का द्वार खोलकर क्षण भर के लिए वह पायदान पर रुक गई और दीवारों को देखने लगी। यहीं वह रहती थी। वहाँ का सब कुछ बदलाव न था। हर चीज़ अपने स्थान पर त्यों की त्यों रखी थी। बदले थे तो केवल उसमें बसने वाले के मन, जो एक दिशा में चलते चलते अचानक पृथक हो गए थे। खाली कमरे में घूमती हुई उसकी दृष्टि बाथरूम के किवाड़ पर रुक गई। बेला अभी अभी भीतर से निकली। दोनों कुछ समय तक चुपचाप एक दूसरे को देखती रहीं। दोनों के मन में एक तूफान मौजें मार रहा था। आखिर संध्या ने मुस्कुराकर धीमे स्वर में मौन तोड़ते हुए पूछा, क्या अभी सोकर उठी हो? उसने असावधानी से सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। नीचे आते डर लगता था क्या? डर किससे? शायद सोचती हो दीदी कहीं खा ही ना जाए। तो इसमें झूठी क्या है? तुम्हारा अधिकार जो चुराया है। ऐसा ना कहो, तुमने चुराया नहीं, मैंने उपहार में दिया है। सच दीदी? बेला ने बनते हुए कहा और संध्या के कुछ और निकट आ गई। संध्या ने पहले तो चाहा कि उसे गले से लगा ले, पर किसी आंतरिक भावना से रुक गई। उसे लगा जैसे बेला अब पराई हो चुकी है। बेला के गाल पर चुटकी लेते हुए बोली, देखना, ब्याह पर हमें बुलाना मत भूलना। बेला ने लज्जा से आंखें झुका लीं। संध्या का यह वाक्य उसके दिल पर नश्तर सा घाव कर गया। वह कैसे हैं बेला? कौन दीदी? आश्चर्य से बेला ने पूछा। तुम्हारे आनंद बाबू? संध्या ने स्वर में दृढ़ता थी। आनंद का नाम संध्या की जुबान से सुनते ही बेला को मानो किसी ने मनोबर्फ में रख दिया हो। क्षण भर के लिए वह किसी सोच में खो गई और फिर माथे पर बल लाकर बोली, अच्छे हैं, तुम्हें पूछते थे। क्या? उसने उत्साहपूर्वक पूछा। यही कि गंदी गलियों से लौटी नहीं अभी? ओह, तो इतना ख्याल है उन्हें मेरा। अच्छा बेला, अब वह आए तो इतना कह देना उन्हें। क्या? मैं तो कभी उन गलियों से ना लौटूंगी, परंतु एक दिन वह अवश्य उन गलियों में आ जाएंगे। संध्या यह कहकर सीढ़ियां उतर गई। बेला ने उसे जाते हुए देखा और घृणा से नाक सिकोड़ ली। उसके शब्द उसके मस्तिष्क में गूंज रहे थे। क्या आनंद की याद अभी तक उसके मन में चुटकियां ले रही है? वह क्रोध से दांत पीसते हुए स्वयं ही कहने लगी, इसे भी जड़ से बाहर निकालना होगा। जब पाशा को पता चला कि संध्या राय साहब से 10,000 का चेक लाई है और यह रुपया वह गरीबों को सुधारने पर लगाना चाहती है, तो वह ठहाका मारकर हंसने लगा, मानो किसी ने अनहोनी बात कह दी हो। पगली, चंद सिक्के व्यय करके इन लोगों को बदला अवश्य जा सकता है। इनकी जीर्ण दशा को खाने और वस्त्रों से ढका जा सकता है, किंतु इनके जाग उठने के बाद जानती हो क्या होगा? क्या? ये लोग जीवन में लंबे सांस लेने लगेंगे। खुले वातावरण में आने से यह संसार का विस्तार नापने की इच्छा करेंगे और इच्छा और कामना के संसार में डूबने लगेंगे। फिर जानती हो ये लोग अपना नाम मात्र का सुख चैन भी खो बैठेंगे। रुपए के प्रति इनका मोह बढ़ता जाएगा। रुपया रुपया रुपया, जिससे ये अपनी जागृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। आप ठीक कहते हैं, किंतु आपके और मेरे सोचने में बड़ा अंतर है। वह कैसे? मैं उनका शरीर नहीं, बल्कि उनकी आत्मा जगाने वाली हूँ। नन्हे पाशा मुस्कुराकर चुप हो गया। संध्या के दृढ़ निश्चय से उसे विश्वास था कि वह अवश्य उन लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहती है, किंतु वह स्वयं विचारों के सामने झुकना ना चाहता था। सब सरायवासियों को एक स्थान पर एकत्र करके संध्या ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। उसने ऐसे आदमी अलग कर लिए जो निश्चय के दृढ़ और काम करने योग्य थे। वृद्ध और बीमार आदमियों को उसने सराय में ही रहने दिया। नन्हे पाशा सबको संध्या के संकेत पर चलते देखकर मुस्कुरा रहा था। यह संध्या की दृढ़ता थी कि उसने अपनी बातों से सबको एक कर दिया।
उसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता तो वे इकट्ठे न होते। उस समय संध्या ने सराय में प्रवेश किया और चुपचाप उसी जमघट के पास आकर रुका। जब उसने संध्या को इन गंदे लोगों के साथ बैठे ताश खेलते देखा तो क्रोध से तमतमा उठा। भीड़ से निकलता हुआ वह बिल्कुल संध्या के सामने जा खड़ा हुआ। जब बड़ी देर तक संध्या ने ऊपर न देखा तो वह जोर से चिल्लाया, संध्या। संध्या किसी को अपना नाम पुकारते सुनकर चौंक उठी, जैसे किसी ने उसके शरीर से बिजली का तार छुआ दिया हो। दृष्टि उठाकर उसने जमघट में खड़े आनंद को देखा और स्थिर रह गई। आनंद ने अंग्रेजी भाषा में कहा कि वह अलग उससे कुछ कहना चाहता है। क्या आप कह सकते हैं? उसने असावधानी से उत्तर दिया। परंतु इनके सामने? यहाँ सब अपने ही हैं, कोई पराया नहीं। कहिए, उसने एक पत्ता फेंकते हुए कहा। बड़ी विचित्र बात है, इन सब के सामने मुझे अपमानित करना चाहती हो? अपनी प्रतिष्ठा का कुछ तो विचार किया होता। मेरी प्रतिष्ठा तो गई, अब मैं इन्हीं का एक अंग हूँ। जो कुछ आप चाहें कह सकते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना तुमसे। उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके सामने फेंका और लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। वह आनंद की ओर से ब्याह का निमंत्रण पत्र था। संध्या को उदास और चुप देखकर किसी ने कोई प्रश्न न किया। वहाँ से हटकर अपने अपने स्थान पर चले आए और वह स्वयं किसी विचार में खोई धीरे धीरे पांव उठाती चबूतरे की ओर चली गई। संध्या ने देखा कि उस जमघट से दूर द्वार के समीप वाले स्तंभ का सहारा लिए एक आवारा युवक अकेला बैठा ताश के पत्तों से खेल रहा था, जो किसी कुटुंब का एक सदस्य था। संध्या कुछ सोचकर धीरे धीरे चलती उसके सामने आ खड़ी हुई। यह क्या हो रहा है मिस्टर? ओ आप! उसने आंख उठाकर संध्या की ओर देखा, जिसके मुख पर आज क्रोध और गंभीरता के बदले सहानुभूति और प्यार झलक रहा था। क्या अकेले भी ताश खेली जाती है? उसने नम्रता से पूछा। कभी कभी जब मन और मस्तिष्क अलग हो जाते हैं। बड़ा दर्दनाक विचार है। आखिर क्या उद्देश्य है तुम्हारा? कैसा उद्देश्य? अपने जीवन का? कहाँ से आए, कहाँ जाओगे, कौन सी मंजिल? संध्या के इस प्रश्न पर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। संध्या ने अनुभव किया कि इस दार्शनिक के मस्तिष्क के पेंच ढीले हैं। आज संध्या को उस पर तरस आ रहा था। आखिर वे अपने जीवन को क्यों व्यर्थ गंवा रहा है? तुम्हारा नाम क्या है? सुंदर। सुंदर? बहुत सुंदर। तुम सराय में कैसे आए? भाग्य खींच लाया। वह संध्या के पास बैठते हुए बोला। इसमें भाग्य का क्या दोष? तुम आए तो अपनी ही इच्छा से। ठीक है, मन, मस्तिष्क और पांव सब स्वयं ही लाते हैं, परंतु इनके पीछे भाग्य की एक अज्ञात शक्ति इंसान को उस ओर खींचती है। संध्या ने उसकी बातों से अनुमान लगाया कि यह युवक केवल आवारा या शराबी नहीं, बल्कि असाधारण दिमाग का मालिक है, जो किसी मानसिक उलझाव के कारण जीवन को नष्ट किए जा रहा है। उसे उसकी बातों से यह भी पता चला कि वह बीए पास है और एक ऊंचे अमीर घराने का इकलौता दीपक है, जो किसी झगड़े और हट के कारण घर बार छोड़कर आया है और उसने वापस न लौटने की सौगंध खा रखी है। उसकी बातों से स्पष्ट था कि वह छल और कपट से घृणा करता है और सच बोलता है। तुम्हें एक सहारे की आवश्यकता है। कहाँ? वह शांति किसके पास है जिसकी मुझे खोज है? शराब की बोतल में। यह आप कह रही हैं? सुंदर फीकी हंसी हंसते बोला। हाँ, मैं कह रही हूँ, और ठीक कह रही हूँ। जब तुम्हारी रगों में लहू के स्थान पर इस तेजाब का संचालन होने लगेगा और तुम्हारा हृदय जलकर काला पत्थर हो जाएगा, तब तुम्हें चैन और सुख मिलेगा। तुम मृत्यु में सुख खोजते हो। मृत्यु का शब्द सुनते ही सुंदर कांप सा गया, जैसे संध्या ने उसे स्वप्न से जगाकर कठोर वास्तविकता का दृश्य दिखा दिया हो। वह आश्चर्य में खड़ा निरुत्तर सा उसे देखने लगा। डर क्यों गए? मृत्यु इतनी भयानक लगती है तो जीवन से प्यार करो, जीवन के उतार चढ़ाव में आनंद अनुभव करो। मेरी भांति मैं स्त्री होते हुए भी जमाने से टक्कर ले रही हूँ, और तुम पुरुष होकर घबरा गए। याद रखो, सच्चा प्यार वह है जिसमें त्याग हो। जीवन वह है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए व्यतीत किया जाए। सुंदर ने आज जीवन में पहली बार ऐसी बातें सुनी थीं। अभी तक किसी दृढ़ निश्चय से अपराजित था। उसने अपने में नई आशा का संचार पाया। दोनों मौन एक दूसरे को देखते रहे। दोनों एक दूसरे के दर्द को भांप रहे थे। सुंदर ने ओठों को दबाकर दृढ़ स्वर में कहा, मैं प्रयत्न करूंगा किसी के काम आ सकूं, परंतु फिर भी कभी लड़खाने लगूं तो?
तो मैं संभाल लूँगी। वह चला गया। सराय के बाहर बिना कुछ कहे सुने संध्या ने पूछा भी, पर उसने कोई उत्तर न दिया। संध्या कुछ घबराई, कहीं वह सदा के लिए ही सराय को छोड़ना गया हो। रात अधिक हो गई और सब अपने अपने स्थान पर नींद में खो गए। संध्या की दृष्टि अभी सराय के बाहर वाले द्वार पर लगी थी। नन्हे पाशा सोने के लिए कहकर भीतर चले गए, परंतु संध्या ने सुनी अनसुनी कर दी। जब माँ काम से निपट कर आई तो संध्या बोली, माँ, सुंदर अभी तक वहाँ नहीं आया। सुंदर? तो क्या तू उस आवारा छोकरी के विषय में सोच रही है? पगली, आ जाएगा, नशे में लड़खड़ाता आता ही होगा। उसे क्या होश की रात कितनी बीती है। सराय के बाहर घोड़ा गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। माँ कह उठी, लो, मतवाला राजा आ गया। घोड़ा गाड़ी उसी की लगती है। सुंदर ने भीतर प्रवेश किया। आज उसके पांव लड़खड़ा नहीं रहे थे, बल्कि सोए हुए साथियों के बीच से धीरे धीरे संध्या की ओर बढ़े जा रहे थे। आज वह बहकता नहीं आ रहा था। स्पष्ट था कि आज उसने नहीं पी। उसे पूर्ण होश में देखकर माँ बेटी आश्चर्य से देखती रह गईं। पास जाकर वह उन्हें अपनी ओर देखते हुए बोला, आज मैं होश में क्यों हूँ, यही पूछना चाहती हो ना? तो सुनो, आज मैंने पी नहीं। सच? संध्या के ओठों से निकला। हाँ, क्योंकि आज मुझ पर कोई और ही नशा सवार था। कैसा नशा? तुम्हारी बातों का नशा। तुम गरीबों के अंधेरे संसार में उजाला लाना चाहती हो ना? हाँ, तो मैं आज उसका प्रबंध करके आया हूँ। यह कहते हुए उसने जो जेब से नोटों का बंडल निकाला और उसके सामने रख दिया। माँ बेटी दोनों कभी नोटों और कभी सुंदर की ओर देखने लगीं। पूरे 5,000 हैं, सुंदर बोला। माँ ने कहा है कि काम आरंभ होने के पश्चात और दूंगी। ओ, तो घर वालों से बन गई? माँ से, पिताजी से नहीं। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करूंगा कि शीघ्र हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। मुझे तुमसे यही आशा है। सुंदर आज बहुत प्रसन्न था। आज उसने शराब नहीं पी थी, फिर भी वह किसी अज्ञात नशे में डूबा हुआ था। घोर अंधेरे में हाथ पांव मारते हुए उसकी एक किरण ने उसे मंजिल का मार्ग दिखा दिया था। राय साहब के घर आज ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। बारात आने में 3 घंटे बाकी थे। राय साहब बाहर लॉन में शामियाने लगवा रहे थे। उन्हें संध्या की प्रतीक्षा थी। भीतर से हर आने वाले व्यक्ति से वह थोड़े समय पश्चात उसके विषय में पूछ लेते। बार बार उनकी दृष्टि बाहर फाटक पड़ जाती। क्या उसका मन इतना बदल गया कि बहन के विवाह पर भी ना आएगी? निशा की गाड़ी में वे संध्या बाहर निकली और सामने राय साहब को देख उनकी ओर बढ़ी। पापा, मैं आ गई, संध्या ने बारीक स्वर में भोलेपन से कहा। इस स्वर में मिठास थी जो आज से वर्षों पहले राय साहब उसके मुंह से सुना करते थे। उनके चिंतित मुख पर अप्रसन्नता की मुस्कान थी। संध्या को गले लगाते हुए बोले, मैं तो डर गया था। क्यों पापा? सोचता था शायद तुम ना आओ। यह कैसे हो सकता है? इस घर की प्रसन्नता तो मेरी प्रसन्नता है। स्नेह से पीठ थपथपाते हुए राय साहब ने उसे भीतर जाने को कहा और स्वयं दालान में आकर नौकरों को समझाने लगे। उन्हें उसके आंतरिक सुख का पूरा आभास था, परंतु उसे व्यक्त न करना चाहते थे। हर ओर चहल पहल थी। लॉन में खुला शामियाना, 300-400 आदमियों का खाने पीने का प्रबंध, गेट पर बिजली के कुमकुमों से लिखा स्वागतम, सड़क पर झाड़ियों और फानूश, बैंड वालों की धुनें। कितना सुहावना दृश्य था, जो इंसान जीवन में 1000 बार देखता है, परंतु उसके अपने जीवन में वह अवसर एक ही बार आता है, केवल एक बार। संध्या के मन में इस दृश्य की कल्पना से सदा गुदगुदी सी होती। आज भी यह दृश्य देखकर उसके उदास मन में हल्की सी गुदगुदी उठी, परंतु दूसरे क्षण ही किसी भय ने उस पर अपनी छाया डाल दी। जीवन के इस नाटक में हर अभिनेता, हर दृश्य पूर्ण था, परंतु उसका अभिनय आज भाग्य ने बेला को दे दिया था। जब आनंद उसे ब्याहने आएगा तो उसके मन पर क्या बीतेगी? क्या उसने पल भर के लिए भी कभी अनुभव किया होगा कि उसकी डगमगाती नाव के लिए भावना के उमड़ते तूफान में वही एक किनारा है? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू झलक आए। अंदर से ढोलक और गीतों की आवाज़ आई। वहाँ उस भीड़ में सम्मिलित होने से डर रही थी। मन की जलन कम करने के लिए वह बाहर ही से पिछवाड़े की ओर हो ली। एकांत में दीवार से लगकर उसने दालान में बने मंडप को देखा, जो ब्याह के लिए सजा हुआ था।
उसे लगा जैसे वह स्वयं चौकी पर दुल्हन बनी बैठी है। पंडित अग्नि में घी की आहुति देते हुए मंत्र पढ़ रहा था और पास में आनंद बैठा उसे देख रहा है। वह लजाई और सिमटी सी नीचे रखे तेल के कटोरे में देखने लगी जिसमें आनंद का प्रतिबिंब पड़ रहा था। कितनी घबराहट थी उसके चेहरे पर। एकाएक किसी ने कटोरे में कुछ डाल दिया। झिलमिलाता हुआ आनंद का प्रतिबिंब गुम हो गया और उसका स्थान बेला ने ले लिया। संध्या के विचारों का तांता टूट गया। मंडप के पास खड़ी रेनू चिल्लाई, दीदी, और साथ ही उसकी बाहों से आकर लिपट गई और उसे खींचते हुए साथ ले गई। कमरे में प्रवेश करते ही उसने बेला को देखा जो संकोच और लज्जा से सिमटी हुई सहेलियों के झुंड में घिरी बैठी थी। संध्या को देखते ही क्षण भर के लिए बेला का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे उसने बलपूर्वक संध्या की कामनाओं का लहू करके अपनी मेहंदी रचाई हो। कहो बेला, कैसा लग रहा है? संध्या ने उसके निकट स्थान बनाते हुए पूछा। क्या दीदी? बड़ी कठिनाई से वह कह पाई। यह ब्याह, दुल्हन बनना, यह श्रृंगार, कुछ भी तो नहीं। मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, मन वैसे ही है, कोई विचित्र बात नहीं। नहीं बेला, यह तुम्हारा मन नहीं कह रहा था, जवान कह रही है। सोचो तो कितनी बदल गई हो तुम, एक ही दिन में तुम। मैं? वह फीकी हंसी हंसते हुए बोली, दीदी तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। तो कहाँ गई तुम्हारी चंचलता? अब आंखों में यह संकोच और लज्जा क्यों? संध्या ने कोमल भाव में धीमे स्वर में कहा और पास रखा दर्पण उसके सामने रखती हुई बोली, देख तो, जिन नयनों की पुतलियों में सदा चैन और निद्रा रहती थी, आज वहां प्रतीक्षा की व्याकुलता का वास है। किसकी प्रतीक्षा दीदी? सामने खड़ी रेनू ने ऊंचे स्वर में पूछा। इस पर सब मिलकर खिलखिलाकर हंस पड़े। बेला भी हंसी रोक ना सकी। सांझ की घड़ियों ने जैसे ही रात के अंधेरे से मिलन किया कि बेला की कामनाओं की बारात को देखने के लिए आ पहुंची। चारों ओर सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित लोग कोठी से बारात बाहर स्वागत करने के लिए प्रबंध करने लगे। बाजे की झंकार पर सहेलियों ने बेला को खींचकर बाहर वाले बरामदे में ले जाना चाहा, परंतु उसने उनके संग जाने से इनकार कर दिया। बारात को देखने के लिए सब लड़कियां बेला और संध्या को अकेले छोड़कर बाहर भाग गईं। भीतर दोनों बैठी बाजे की धुन सुन रही थीं। दोनों के मन में एक ही कसक थी, परंतु कितना अंतर था दोनों के आंतरिक अनुभव का। एक के मन की धड़कन में भय के साथ उल्लास की तरंगें भी थीं और दूसरे के मन में घटनाओं के उमड़ते हुए तूफानों में दबी थी। दूल्हा को देखने चलेगी? मौन तोड़ते हुए संध्या ने बेला से कहा। हूँ, क्या लेना है मुझे देखकर? उसने असावधानी से उत्तर दिया। पगली, ऐसे नहीं कहते, चल मेरे साथ। दीदी, नहीं, ऐसा भी क्या? भला मैंने कभी देखा नहीं उन्हें? हाँ देखा है अवश्य, पर प्यार की दृष्टि से, दुल्हन बनकर कभी नहीं। चल, आज चलकर उस दृष्टि से उनकी छवि देख। बेला के हट को संध्या ने तोड़ ही दिया। संध्या ने बालकनी पर झुके लड़कियों के झुंड को एक ओर करने को हाथ बढ़ाया। उनमें से एक कह उठी, अरे तू रोज ही देखेगी इन्हें, हमें तो देख लेने दे। इस पर सब खिलखिलाकर हंसने लगीं। बारात उसी समय कोठी के फाटक पर आकर रुकी और दोनों ओर से समथी फूलों के हार लिए बढ़े। जैसे ही आनंद दूल्हा बना चबूतरे के नीचे उतरा, ऊपर से सबने फूलों की वर्षा कर दी। दूल्हे के स्वागत के लिए बेला को भी कमरे की दहलीज तक जाना पड़ा। संध्या उसे सहारा दिए वहां एक साथ लाई। बेला ने देखा उसकी पलकों में छिपे आंसू किसी भी समय बरस जाना चाहते थे। उसे लगा जैसे सहारा देने वाला स्वयं डूब रहा है। दुल्हन को सबने घेरे में ले लिया। आनंद के भारी पांव की दाब के साथ ही दोनों के मन की धड़कन तेज होती गई। दो नन्हे से दिल, जैसे पिंजरे की सलाखों से दो पक्षी टकरा रहे हों, एक भूख और प्यास से और दूसरा स्वतंत्रता के लिए। आनंद ने बेला को देखा। आज उसमें अद्भुत मोहिनी थी। उल्लास से आनंद का मुख चमक उठा। फिर घूमती हुई उसकी दृष्टि संध्या पर पड़ी, जो उसकी निराशा और उदासी को मुस्कुराहट के पर्दे में ढांपने का व्यर्थ प्रयत्न कर रही थी। क्षण भर के लिए वह टकटकी लगाए उसे देखता रहा और फिर आंखें नीची करके धरती को देखने लगा। संध्या ने बेला को जयमाला पहनाने को कहा और उसने बढ़कर फूलों की माला आनंद के गले में डाल दी। आनंद ने भी मुस्कुराते हुए फूलों का हार बेला को पहना दिया और दोनों ओर से बधाई की बौछारें होने लगीं। संध्या एक ओर अलग होकर खड़ी हो गई। कभी कभी भीड़ को चीरती उसकी दृष्टि आनंद को छू जाती
और हृदय के तारों में वह एक अजीब कंपन सा अनुभव करती। उसने भी अपने लिए कुछ ऐसे ही सपने सजाए थे जो अधूरे रह गए। वह अपने आप को समझाने का प्रयत्न करती, पर भरा हुआ प्याला छलक ही पड़ा और उसकी आंखों से आंसू ढुलककर गालों पर आ गए। यह क्या हुआ, तुम रो रही हो? पास बैठी निशा ने प्रश्न किया। आनंद और बेला ने दोनों ने उसे देखा। निशा उसके मन की गहराई से उतरते धुएं को भांप गई और उसे अपने साथ बाहर ले गई। इतनी शीघ्र होश खो बैठी? अभी तो तुम्हें तूफानों से टक्कर लेनी है, निशा ने बाहर आकर संध्या को समझाते हुए कहा। ठीक कहती है, मस्तिष्क मान गया, पर मूर्ख मन को कौन समझाए। बेला को मंडप में ले जाया गया। आज वह हमेशा के लिए आनंद की हो जाएगी और फिर दोनों आंखों से दूर हो जाएंगे। कितना कठिन होगा फिर उसके लिए कभी आनंद से 2 घड़ी बैठकर बातें करना भी। वह वहीं बैठी खिड़की के आंगन में देख रही थी, जहां सजे हुए मंडप में दूल्हा दुल्हन अग्नि के सामने सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहने की शपथ ले रहे थे। संध्या के मन पर चोटें तो लगीं, पर हर चोट से उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। आंखों से ढुलके हुए आंसू गालों पर अपने चिन्ह छोड़कर सूख गए थे। उसका मन राख होने के बदले कुंदन बनता जा रहा था। बाहर द्वार पर किसी के आने की आहट हुई और वह झट से संभल गई। द्वार खुलते ही वह सिर से पांव तक कांप गई। सामने फूलों का सेहरा पहने आनंद खड़ा था। आह, वह घबराहट में उठते हुए बोली। हाँ संध्या, लगन मंडप से उठकर यहाँ आया हूँ। क्यों? जान की बाजी लगाने। कैसी बाजी? चलो भाग चलें, उसने फूलों का सेहरा हाथ में मसलते हुए कहा। नहीं आनंद, यह संभव नहीं। बेला का अधिकार छीनकर मैं। अधिकार? कैसा अधिकार? कहाँ का न्याय? तुम यही ढिंढोरा पीटती रहोगी, चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। यदि यह निर्बलता तुम में न होती तो बेला की क्या मजाल थी कि यूं तुम्हारी अभिलाषाओं को लूटकर ले जाती। यह कहते हुए आनंद बाहर निकल गया। संध्या उसे पुकारती हुई सिर निकालकर खिड़की से नीचे देखने लगी। आनंद और बेला आग के गिर्द फेरे ले रहे थे। तो क्या ये उसके अपने ही विचार थे, कल्पना थी जो उसे वहां ले गई? क्या उसने जागते हुए सपने देखा था? वह स्वप्न में भी अपनी मानसिक निर्बलता को न छोड़ सकी। वे दोनों तो शहनाई के मधुर स्वर में जीवन की रंगीन यात्रा की तैयारी कर रहे थे। आंसुओं की एक और धारा उसकी आंखों से बह निकली। एक नया सोता उबल पड़ा। पौ फटते ही आकाश में चमकते हुए तारों को अपना मुंह छुपाना पड़ा। साथ ही संध्या के मन के अंधकार में चमकते हुए आकाश के कण मध्यम हो गए। आंखों से बहती हुई जलधारा सूख चुकी थी। रात के अंधकार के साथ चेहरे की रौनक जा चुकी थी। जाने कब तक मूर्ति बनी वह इस कमरे की दीवारों को देखती रही, जहां उसने बचपन से जवानी के वर्ष व्यतीत किए थे। घरवाले उसे ढूंढते हुए कमरे में आ पहुंचे और संध्या को खींचकर नीचे ले जाने लगे। कहाँ जाना है मुझे? नीचे, बेला को विदा करने, उसकी चाची बोली। ओ, तो वह जा रही है इतनी शीघ्र? होश में तो हो संध्या, निशा ने उसे सहारा देते हुए कहा। यह समय मूर्ति बनकर बैठने का नहीं। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, चलते समय बेला की हथेली पर भी कुछ रखना होगा, वह तुम्हारी छोटी बहन है। धीरे धीरे पांव उठाती जब संध्या फाटक पर पहुंची तो सब रिश्तेदार और दूसरे मिलने वाले बेला को विदा कर रहे थे। टोली के लिए एक नई सुंदर कार सजाई गई थी। संध्या कार की दूसरी ओर के द्वार के पास खड़ी हो गई, जहां कोई न था। लड़की को विदा करते हुए सबकी आंखों में आंसू थे। केवल संध्या की आंखें खुश्क थीं। वह एकांत में इतना रो चुकी थी कि अब उनमें जल की एक बूंद भी न थी। भीतर झांकते हुए संध्या ने आनंद से कहा, ब्याह के दिन तो दुल्हन शर्माती है, दूल्हा नहीं। फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं जीजा जी? नहीं तो, आनंद ने आंखें ऊपर उठाकर घबराहट को मुस्कान में छिपाते हुए कहा। जीजाजी का शब्द उसने कुछ ऐसे ढंग से कहा था कि वह विषैले नाक के विष की भांति उसके भीतर में उतर गया। बेला ने मुंह मोड़कर संध्या की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में बोली, दीदी। बेला, तुम जा रही हो? इन आंखों में पानी ही नहीं कि शगुन के 2-4 आंसू तुम्हारी जुदाई में अर्पण कर सकती। भगवान करे तुम दोनों सदा प्रसन्न और आबाद रहो। यह कहते हुए उसने चांदी की एक डिबिया बेला के हाथ में रख दी और बोली, मेरी छोटी सी भेंट, इसे सदा अपने पास रखना।
कहीं खो न देना। और हाँ, ध्यान रखना, बड़ा चंचल है इनका मन। एक छोटी सी भूल के कारण मैं इन्हें खो बैठी, कहीं तुम्हारे हाथों से भी ना निकल जाएं। संध्या के ये शब्द उस समय आनंद को अच्छे न लगे, परंतु उसके मन की गहराइयों में करवटें लेता हुआ दर्द वह अवश्य अनुभव कर पाया। बेला बात का पहलू बदलते हुए झट बोली, दीदी, आओगी ना हमारे घर? क्यों नहीं, एक बार बुलाना तो दौड़ी आऊंगी। देखना तो जाते ही पहला पत्र तुम्हें लिखूंगी। कहीं उस युद्ध के दो सिपाहियों की सी बात ना करना। कैसी बात? आनंद ने पूछा। रणभूमि में दो सिपाही भागे जा रहे थे। उनमें से एक घायल हो गया, दूसरे ने उसे एक घने पेड़ के नीचे लिटा दिया और दिलासा देते हुए बोला, मुझे जाने दो, जाते ही पहला काम यह करूँगा कि डॉक्टर और गाड़ी लाऊं। फिर क्या हुआ? वह चला गया, उसकी सहायता को कोई ना पहुंचा, यहाँ तक कि मृत्यु तक को उस पर तरस ना आया। वे चले गए, राहे साहब और मालकिन भी भीतर चले गए। संध्या ने दूर तक बेला और आनंद की गाड़ी को जाते देखा, और जब वह दृष्टि से ओझल हो गई तो एक गंभीर मुस्कान उसके ओठों पर खेल गई और वह स्वयं बोल उठी, लो, यह खेल भी समाप्त हुआ। कौन सा खेल? पास खड़ी निशा ने पूछा। यह हुआ दिल और दर्द का खेल। सच, कितनी अच्छी हो तुम, इसलिए ना कि दिल को पत्थर बना लिया है। निशा चुप हो गई, जैसे उसने संध्या का उपहास उड़ाया हो। घर में हर ओर उदासी और चुप्पी छा गई। चिड़ियों के चहचहाने के साथ ही बेला की आंख खुल गई। उसने अपनी कोमल उंगलियों से पलकों को मसला। वातावरण में हर ओर सुगंध फैल रही थी। उसने एक लंबी सांस लेते हुए कमरे की छत को देखा। कबूतर का एक जोड़ा ऊपर बैठा गुटरगूं कर रहा था। साथ के बिस्तर पर आनंद अभी तक सुख की नींद सो रहा था। उसने नाक सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा और अंगड़ाई लेकर बिस्तर से उठ बैठी। बाहर की खिड़की खुलते ही किरणों ने कमरे की दीवारों का चुम्बन लिया। बेला ने झांक कर देखा तो प्राकृतिक दृश्य से उसके मन में गुदगुदी सी होने लगी। ऊंचे पर्वत, सुंदर झीलें, झरनों से झरता हुआ हर और हरियावल की ठाठे मारता हुआ समुद्र, उसके जवान हृदय ने अंगड़ाई ली। उसने फिर मुड़कर आनंद की ओर देखा। वह अभी तक सो रहा था। शायद उसे आज बड़े समय पश्चात ऐसी निद्रा मिली थी। द्वार पर आहट हुई और नौकर चाय की ट्रे लेकर भीतर आया। बेला ने ओठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का संकेत किया और प्याला दबे पांव आनंद के बिस्तर पर लेकर बैठ गई। वह गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। बेला धीरे धीरे उसके मुंह पर फूंके मारने लगी। गर्म गर्म सांस से दो एक बार आनंद ने आंखें झपकी। जैसे ही उसने बेला को अपने निकट बैठे देखा, झट से आंखें बंद कर ली, मानो उसने कुछ देखा ही ना था। बेला झुकी और उसके बालों से खेलने लगी। आनंद ने वैसे ही नींद का बहाना करते हुए हाथ बाहर निकालकर उसे कमर से पकड़ लिया और उसे सीने से लगा लिया। बेला की सिहरन एक मधुर आनंद में परिवर्तित हो गई। उसने अपने शरीर को आनंद के हाथों में ढीला छोड़ दिया। आनंद के ओठों का उसके कोमल कपोलों से खिलवाड़ उसके मन में गुदगुदी करने लगा। बेला ने आंखें बंद कर लीं। बेला, आनंद के ओठों ने उसके गालों को गुदगुदाते हुए कहा, जी, दोनों इस मंजिल तक आ पहुँचे। इसे तुम्हारी जीत समझें या अपनी हार? मेरी जीत। वह कैसे? आप तो भटके हुए यात्री थे जिसे अपनी मंजिल का ज्ञान ना था। नहीं बेला, ऐसा नहीं। मंजिल भी सामने थी और रास्ता भी साफ। तो चलते चलते एक सहयात्री से जान पहचान हो गई जिसने किसी और मंजिल का रास्ता दिखा दिया। तो पहली से कहीं आकर्षक, सुंदर और मोहक थी। सच मेरे देवता? बेला ने अपने गाल जोर से आनंद के ओठों से भींचते हुए पूछा। हाँ बेला, तुम में कुछ अछूती मोहिनी थी। हर भाव में एक आकर्षण, हर बात मन में उतर जाने वाली। अचानक बेला को चाय का ध्यान आया जो साइड टेबल पर रखी ठंडी हो चुकी थी। वह प्याला उठाकर बाहर चली गई। आनंद तकिए का सहारा लेकर बिस्तर पर बैठ गया और खुली हुई खिड़की से पहाड़ियों की चोटियों को देखने लगा। ऊंचाई से गिरते हुए झरने को आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। यह स्थान उन्होंने मधुमास के लिए चुना था। उसकी बेला भी तो वैसा ही एक झरना थी, यौवन का सुंदर झरना। उसके हाव भाव में शराफत थी, उसकी गति में उमड़ती मस्ती, उसकी बातों में हलचल। नदी और झरना, संध्या और बेला। आहट हुई और वह संभल गया। बेला चाय का प्याला लिए उसकी ओर बढ़ रही थी।
वह अपने विचारों में खोया खोया सा उसे देखने लगा। किस दुनिया में खो गए? बेला पास आते हुए बोली। नहीं तो, सोच रहा था यह चाय से उठता हुआ धुआं तुम्हारे मुखड़े को चूमकर कहाँ लुप्त हो जाता है। ओह, तो आप कविता करने लगे? मेरी कविता तो अब तुम हो, जिसे पढ़ने का प्रयत्न कर रहा हूं, आनंद ने चाय का प्याला पकड़ते हुए कहा। बेला उसके पास बैठ गई और ध्यानपूर्वक उसके चेहरे को निहारने लगी, जिस पर सूर्य की किरणें खेल रही थीं। थोड़े समय पश्चात दोनों तैयार होकर निकले। आज उनका घुड़सवारी का प्रोग्राम था। दोनों सवार होकर पर्वतों से जाती एक पगडंडी पर हो लिए। घुड़सवारी में दोनों अनाड़ी थे। घोड़े सड़क पर पांव से पांव लाकर चले जा रहे थे, मानो फौज के दो सिपाही भड़े जा रहे हों। जो जो घोड़े की चाल बढ़ती, उनके दिल की धड़कन तेज हो जाती। चलते चलते बेला कुछ गुनाने लगती। उसका हर भाव आनंद के अतृप्त भाव को कसक को बढ़ा देता। वह लपक कर उसका हाथ पकड़ने का प्रयत्न करता तो झपक कर उसका हाथ परे कर देती और घोड़े को आगे बढ़ा ले जाती। उसके बढ़ते हुए उत्साह में उसे एक आनंद अनुभव होता। यह भूख आनंद को उसके लिए पागल बनाए रखेगी, और वास्तव में आनंद के लिए इस प्यार की अतृप्ति में भी आनंद था। उसके कान बेला की मधुर तान का रसपान कर रहे थे। यह जीवन, यह यौवन, यह उल्लास फिर कहाँ? बेला के घोड़ों ने एड़ियों पर उछलते हुए हिनहिनाना आरंभ कर दिया और सरपट भागने लगा। संतुलन बिगड़ जाने से बेला नीचे लटकने लगी। उसकी चीख पुकार सुनकर आनंद खिलखिलाकर हंसने लगा और अपने घोड़े को उसके पीछे डाल दिया। कुछ दूर जाकर घोड़े ने बेला को जमीन पर फेंक दिया और स्वयं गर्दन मोड़कर दूसरे घोड़े को देखने लगा। आनंद ने झट से बाग खींचा और उछलकर अपने घोड़े से नीचे उतर आया। धरती पर बेला पीड़ा से कराह रही थी। उसकी बाँह पर चोट आ गई थी और वह लहू के कतरे ब्लास्टिंग पेपर की भांति उसके खिंचे तंग ब्लाउज पर फैल गए थे। आनंद ने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और झट जेब से रूमाल निकाल कर कसकर उसकी बाँह पर बांध दिया और उसके गले में बंधा रूमाल खोलकर जल जाने के लिए बहती नदी की ओर भागा। उसका यह उल्लास देखकर पीड़ा में कराहते हुए भी बेला के मन में गुदगुदी सी होने लगी। उसे चोट की इतनी चिंता न थी जितनी कि यह जानकर उसे प्रसन्नता हुई कि उसका साधारण सी चोट आनंद के लिए कितनी बड़ी चिंता का कारण बन गई। आनंद के लौटते ही बेला गंभीर हो गई। उसने भीगा हुआ रूमाल चोट पर बांध दिया और माथे पर से पसीना पोंछते हुए पूछा, कहीं चोट अधिक तो नहीं आई? चोट तो साधारण है, परंतु पीड़ा न जाने क्यों बढ़ती जा रही है। वह क्यों? आप जैसे डॉक्टर हों तो पीड़ा क्यों नहीं बढ़ेगी? कैसी पीड़ा? आनंद ने उसकी बाहों को मलते हुए पूछा। मीठी मीठी, वह मुस्कुराते हुए बोली। कहाँ? आनंद ने बनते हुए पूछा। दिल में। लाओ तो कम कर दूं? आनंद ने अपना हाथ उसके जलते हुए सीने पर रख दिया और उसके हृदय की धड़कन का अनुभव करने लगा। धड़कन की हड़ताल उसकी नसों में बिजली सी भरने लगी। दिल की धड़कन जांच रहे हैं क्या? तुम्हारी पीड़ा बांट रहा हूं। ऐसा अनुभव होता है वह पीड़ा बिजली बनकर मेरे दिल में भी उतर रही है। लाओ देखूं तो। बेला ने अपना हाथ आनंद के दिल पर रखते हुए कहा। आनंद उसके कुछ और समीप हो गया। दोनों यह बच्चों का सा खेल देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। बेला भी उसकी चौड़ी और खुली छाती से लिपटकर अपनी पीड़ा को कम करने लगी। दोनों के शरीर में ज्वाला सी धधक रही थी, जिसे बुझाने के लिए वे अंगारों में ठंडक ढूंढ रहे थे। दोनों को तब सुध आई जब पास ही खड़े एक बालक चरवाहे ने घोड़े की दुम पकड़कर झटके से उसके बाल खींचे। घोड़ा बिदककर जोर से हिनहिनाया और दोनों चौंक कर उठ बैठे। लड़का खिलखिलाकर हंसता हुआ नीचे ढलान की ओर भाग गया। दोनों मुस्कुराते हुए उठे और अपने अपने घोड़े की बाग संभाल पैदल ही उन टीलों पर जाने लगे। झरने की आवाज़ समीप होती जा रही थी। थोड़े ही समय में वह उस ऊंचे स्थान पर जा खड़े हुए जहां से आसपास का सारा दृश्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दूर दृष्टि तक फैली हुई हरियाली आंखों में ठंडक भर रही थी। ऊंचाई से गिरता हुआ जल झरने का रूप धारण करके पिघली हुई चांदी की एक मोटी तह ज्ञात होता था। कितना सुंदर दृश्य है। मन चाहता है इस बहती चांदी में कूद पड़ूं। बेला ने मौन तोड़ते हुए कहा। ना ना, ऐसा ना करना, आनंद झट बोला। खो ही तो जाऊंगी, नीचे आकर ढूंढ निकालना। नहीं बेला,
यह इतना सरल ना होगा। स्त्री भी इस झरने के समान ऊंचाई पर ही अच्छी लगती है। एक बार नीचे गिर जाने से वह अपना सब कुछ खो बैठती है। जैसे यह जल देखो तो नीचे गिरते ही छोटी छोटी नालियों में बट गया और बस्ती का कूड़ा अपने साथ ले जाएगा। बेला आनंद की दार्शनिक बात सुनकर चुप हो गई। उसे ऐसे समय में यह तुलना अच्छी न लगी, परंतु उसे जतलाकर प्रसन्नता को फीका करना उसने उचित ना समझा और उसे हाथ से खींचते हुए टीले के दूसरी ओर ले जाने लगी। वह इस रमणीक दृश्य की भांति आनंद के मस्तिष्क पर छा जाना चाहती थी। वह कभी भी आनंद के मन में संध्या या किसी और का विचार ना सह सकती थी। वह यह चाहती थी कि उसकी हर तड़प, हर याद और मुस्कुराहट के पीछे केवल उसकी छवि हो। आनंद भी उसके हाव भाव में खोया उस रसपूर्ण सुंदर दुनिया की ओर खिंचता जाता। संध्या के साथ बीते हुए दिन उसे चंद अधूरे सपनों के समान लगे, जिन्हें मन बहलाव के लिए कभी कभी याद कर लिया करता था। वह सपनों को अधूरा क्यों छोड़ दे? क्यों ना उनकी डोरी बेला से मिला दे? संध्या तो एक सपना थी जो समाप्त हो गई, और बेला एक वास्तविकता है जो भाग्य ने स्वयं उसके जीवन को रसमय बनाने के लिए भेज दी है। उन्हीं पहाड़ियों पर यौवन की तरंगों पर नाचते कूदते उनकी भेंट बम्बई की एक प्रसिद्ध फिल्म कंपनी के मालिक से हो गई, जो उन दिनों अपनी पार्टी के साथ किसी फिल्म की शूटिंग के लिए वहां आया था। उनकी भेंट आर्ट डायरेक्टर मिस्टर हुमायूं द्वारा हुई, जो फिल्म जगत का माना हुआ मेकअप मैन था। उसका जीवन लोगों को नए नए रूपों और ढंगों में प्रस्तुत करते बीत चुका था। दिल लगी ही दिल लगी में हुमायूं ने बेला से कहा कि उसका चेहरा फोटोग्राफिक एंगल से बहुत अच्छा है। बेला अपनी इस प्रशंसा पर फूली न समाई और उसी मुद्रा में बोली, क्या यह भी संभव हो सकता है कि आप हम दोनों की तस्वीर इस फिल्म में उतार लें? क्यों नहीं? यह कहते हुए हुमायूं ने उन्हें अलग अलग खड़ा कर दिया और थोड़े ही समय में उन्हें भी शूटिंग के उस दृश्य में ले लिया जिसमें बहुत से आदमी पिकनिक करते हुए दिखाए गए थे। आनंद के विवाह के पश्चात हुमायूं की यह उससे पहली बैंड थी और उसने दोनों को रात के खाने पर आमंत्रित किया। खाने पर फिल्मी जगत के और व्यक्ति भी सम्मिलित थे। बेला का सौंदर्य, उसकी चंचलता और उसकी बातें सबको प्रभावित कर रही थीं। बातों ही बातों में बेला ने बताया कि उसे कॉलेज के दिनों में ड्रामे खेलने का कितना चाव था। उसकी बातों पर सबसे अधिक सेठ माखनलाल मोहित हुए, जो कंपनी के मालिक थे। सेठ जी ने अपनी दुकान फिल्म के लिए बेला को हीरोइन का पार्ट पेश किया। नहीं, क्षमा कीजिए, बेला को यह जीवन बिल्कुल पसंद नहीं, झट से आनंद कह उठा। बेला आनंद की इस जल्दबाजी पर उसकी ओर देखने लगी और बातचीत का तांता जारी करने के लिए बोली, आप ठीक कहते हैं। हम गैर गृहस्थी की जंजीरों में जकड़ी हुई स्त्रियों के लिए वही तो स्टेज चाहिए जहां हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। जब खाने के बाद दोनों अपने ठिकाने पर लौटे तो बेला से ना रहा गया और अप्रसन्नता प्रकट करते हुए बोली, सेठ मखनलाल की बात में बुरा मानने वाला क्या था कि आपने उसे बीच में ही टोक दिया? बेला, तुम नहीं जानती इन फिल्मी सेठों को। फिल्म कॉन्ट्रैक्ट तो यह जेब में उठाए घूमते हैं। जहां कोई सुंदर मुखड़ा देखा, झट दांत निकालकर सामने रख दिया। ओह, तब हम भी उन सुंदर मुखड़ों की गिनती में आते हैं, बेला ने घमंड से गर्दन उठाते हुए कहा। आनंद उसका यह भाव देखकर मुस्कुरा पड़ा। अवकाश के दिन यूं उड़ते हुए जैसे हवा के साथ डाली के फूल। बंबई लौटने से पहले आनंद को खंडाला में अपने माता पिता से मिलने आना था, इसलिए वे एक दिन पूर्व ही वहां से खंडाला चले आए। ससुराल वालों में मिलजुल कर रहने का बेला का यह पहला ही अवसर था। सारे घराने में उसे कोई भी अच्छा न लगा। जितना आनंद नए विचारों का था, उतने ही उसके घरवाले रूढ़िवादी थे। घर में ससुर और सास के अतिरिक्त उसकी एक ननद और देवर भी था। ननद पंजाब में किसी पुलिस इंस्पेक्टर से ब्याही थी और देवर देवलाली में मिशन स्कूल में पढ़ाता था। ब्याह के अवसर पर सब इकट्ठे थे और बड़े चाव से भाभी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बेला ने पहले ही दिन से अपने आप को एक अलग कमरे में बंद रखा। वह किसी से भी अधिक लगाव बढ़ाना ना चाहती थी। वह तो हर समय अपने आसपास आनंद को ही देखना चाहती थी और उससे भी ये आशा रखती थी कि वह सबको छोड़कर उसी के पांव में पड़ा प्रेम की भिक्षा मांगता रहे। नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए उसका यह ढंग किसी को बुरा ना लगा। सब यही समझे कि शायद
नए स्थान पर आकर उदास हो गई होगी। छुट्टी समाप्त होते ही दोनों बंबई लौट आए। आनंद को अपने फ्लैट में कुछ परिवर्तन कराना था, इसलिए वह राय साहब के यहाँ ही ठहरा। दोनों को दोबारा देखकर घर में फिर चहल पहल हो गई। घर आकर बेला की दृष्टि ने सबसे पहले यह जानना चाहा कि कहीं संध्या तो वहां नहीं, और उसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वह वहां नहीं है। वास्तविक प्रसन्नता तो उसे तब हुई जब उसने देखा कि आनंद ने पूरे दिन संध्या के विषय में कुछ न पूछा, और जब कभी उसका नाम आया तो उसने ध्यान नहीं दिया। बेला को ना जाने क्यों संध्या से हर समय भय सा लगा रहता, जैसे चोर को पुलिस वाले से। कई बार तो वह अपने आप को चोर ही अनुभव करती। इसमें झूठ ही क्या था, उसने भी तो संध्या का प्यार चुराया था, धोखे से, छल कपट से। ये बातें सोच प्रायः वह कांप उठती। दूसरे दिन जब आनंद दफ्तर चला गया तो बेला ने संध्या के विषय में घरवालों से कुछ जानने के लिए सोचा, परंतु साहस ना कर सकी। उसका नाम भी ओठों पर लाते हुए उसे भय लगता। आखिर साहस बटोरकर उसने रेनू से पूछ ही लिया। कभी कभी आ जाती है, इससे अधिक रेनू कुछ ना बता सकी। बातों ही बातों में माँ ने संध्या का नाम लिया तो बेला ने उत्साह दिखाते हुए पूछा, कहाँ है वह अब मम्मी? नीलकंठ में। नीलकंठ का नाम सुनते ही वह सोच में पड़ गई। ऐसा ही नाम उस लॉकेट पर खुदा था जो आनंद ने उसे उपहार में दिया था। 2 क्षण मौन रहने के पश्चात वह फिर बोली, नीलकंठ? यह क्या है मम्मी? एक छोटी सी बस्ती है जो तुम्हारी दीदी ने गरीबों के लिए बनाई है। सुना है कोई बड़ा कारखाना लगा रही है। अच्छा। अपनी मानसिक उलझनों को इस एक शब्द में समेटते हुए वह चुप हो गई। दूसरे दिन वह अकेले ही खोज लगाती वहां जा पहुंची जहां संध्या ने नीलकंठ की बस्ती बसाई थी। वह छोटी सी बस्ती बेला के अनुमान से कहीं बड़ी थी। घाटकोपर से गुजरती आगरा रोड के किनारे एक खुले मैदान को घेरकर वह अपने सपने को वास्तविकता का रूप दे रही थी। कितने ही मजदूर अधिक परिश्रम करते हुए उसे बना रहे थे। मजदूरों की भीड़ को चीरते हुए वह मध्य में बनी कुटिया के समान एक कोठी के पास जा पहुंची, जिसके सामने बड़े शब्दों में लिखा था, नीलकंठ। यही संध्या के रहने का स्थान था और वह इस समय भीतर ही थी। बेला ने बाहर के बरामदे में से भीतर झांकने का प्रयास किया, पर किसी की आवाज ने उसे चौंका दिया। बाहर लगी हुई घंटी बजाइए मेम साहब, पास ही क्यारियों को खोदते हुए एक माली ने कहा। बेला ने घंटी का बटन दबाया और द्वार खुलते ही संध्या सामने आ खड़ी हुई। कुछ क्षण दोनों बहनें मूर्ति बनी एक दूसरे को देखती रहीं और फिर एक दूसरे से लिपट गईं। दोनों की भीगी आंखें एक दूसरे को धन्यवाद करने लगीं, एक की किसी उपकारों का और दूसरी किसी के अनोखे बलिदान का। कब आई बेला? संध्या ने खींचकर उसे कमरे में लाते हुए पूछा। कल आते ही तुम्हें घर में ना देखा तो यहाँ चली आई। ओह, कैसे धन्यवाद करूं तुम्हारे इस उपकार का। इसमें उपकार कैसा दीदी, यह तो मेरा कर्तव्य था। कहते हैं अब वह मिस्टर आनंद तुम्हारे पति? संध्या ने बात बदलते हुए जरा रुककर पूछा। क्षण भर के लिए बेला स्थिर हो गई। आनंद के विषय में सुनते ही वह चौंक सी गई, पर सहसा संभलकर बोली, अच्छे हैं, उन्हें भी ले आती। बहुत कहा पर माने नहीं। क्या बोले? उत्साह भरी दृष्टि से देखते हुए संध्या ने पूछा। कहने लगे तुम जाओ, मैं ना जाऊंगा अब उसके यहाँ पर। बेला की इस बात ने संध्या के मन को ठेस सी लगाई, पर वह संभलकर और मुस्कुराते हुए बोली, उनकी इच्छा, तुम तो आया करोगी ना? क्यों नहीं, कहो तो उन्हें भी खींच कर ले आऊं? नहीं बेला, वह जहां भी रहें प्रसन्न रहें। मेरी तो यही प्रार्थना है भगवान से। तुम क्यों खींच के ले आओ, एक दिन वह स्वयं खींचे चले आएंगे। संध्या की इस साधारण बात में कितना दृढ़ विश्वास था। बेला के मन पर तो यह बात हथौड़ी की सी चोट कर गई। वह कुर्सी से उठी और खिड़की से झांकती हुई बोली, दीदी यह सब क्या है? एक नई बस्ती, एक नया संसार, मेरी अधूरी कल्पना जो वास्तविकता का रूप धारण कर रही है। तुम तो हर बात कविता में कहने लगी हो। पगली, तूने तो अभी जीवन में पांव रखा है, हम तो जीवन लुटा बैठे, और अब हम मोड़ पर खड़े हैं जहां संसार की हर वस्तु अपने नग्न और बिखरे स्वरूप में दिखाई देती है। छोड़ो ये दार्शनिक बातें और कहो कि यह सब क्या बन रहा है। कह तो दिया कि नया संसार बसा रही हूँ, गरीबों और बेकारों के पसीने से रत्न निकालने के स्वप्न देख रही हूँ। यह सामान देखती हो, मोटर गाड़ी के पुर्जे,
बनाने का कारखाना लग रहा है। बम्बई के एक करोड़पति सेठ की साझेदारी में इस कारखाने का हर मजदूर इस काम में अपनी पत्ती रखता है। तो यह है विचार तो बड़े ऊंचे हैं, पर यह पुर्जे बनाने की क्या सूझी? कुछ करना था तो मोटर बनाने का कारखाना लगा लेना था। नहीं बेला, वह तुम ही बड़े लोगों को शोभा देता है। हम तो यही बना सकते हैं ताकि जब कभी तुम लोगों की गाड़ी चलते चलते रुक जाए तो उसका कोई टूटा पुराना पुर्जा बदलने को हम गरीब लोग कंधे दे सकें। संध्या की यह साधारण सी बात बेला के मन पर जलते अंगारों का काम कर गई। इसके बाद वह कोई और प्रश्न न कर सकी और चुपके से उठकर वहां आ बैठी जहाँ संध्या उसके लिए चाय बना रही थी। बेला चली गई और संध्या बैठी उसके विषय में सोचने लगी। एक नन्ही सी बच्ची उसी के संग प्यार और स्नेह से बड़ी हुई और आज यह भी ना हो पाया कि उसके मन का हाल उससे कह सके। वह बीते जीवन की स्मृति में इतना खो गई कि उसे यह ध्यान भी ना रहा कि सामने रखी हुई चाय बर्फ हो रही है, चाय ठंडी हो रही है। किसी के इस वाक्य ने उसे जगा सा दिया। उसने चौंक कर सामने देखा। दरवाजे के पास खड़ा आनंद मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर के लिए तो उसे विश्वास ही ना आया कि वह जो देख रही है क्या वह ठीक है। उसे आश्चर्य में देखकर आनंद पांव उठाता स्वयं उसके पास आ गया। वह वैसे ही मौन उसे देखती रही। आने वाले अतिथि के स्वागत में उसके मुंह से एक शब्द भी ना निकला। आप? बड़ी कठिनाई से आखिर उसके ओठों से निकला। वह उठी और अपनी साड़ी का आंचल ठीक करते हुए अपनी घबराहट को उसमें लपेटने लगी। कहिए, अवकाश मिल गया? तो तुम्हें पता चल गया कि हम आ गए? जी, थोड़ी देर पहले बेला आई थी। बेला यहाँ आई थी? कब? जैसे आपको कुछ खबर नहीं। यह भी किसी और ने उसे कह दिया होगा कि मैं संध्या से मिलना नहीं चाहता। आनंद समझ गया कि बेला ने उसके विषय में यह कह दिया होगा। वह झट उसकी बात छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, ओ, इसमें भी कोई भेद था? क्या भेद? संध्या ने उसी गंभीर मुद्रा में पूछा। उसके सामने मैं तुमसे खुलकर बात ना कर सकता, परंतु यह बात आपको शोभा नहीं देती क्या? अपनी पत्नी को धोखा देना। आपके एक तनिक से छल ने मुझे तो कहीं का ना रखा। अब बेला के जीवन का तो ध्यान रखिए। संध्या, तुम्हारा भ्रम मैं क्यों कर दूर करूं? कभी तो सोच समझ से काम लिया होता। मैं इतना बुरा नहीं जितना तुमने समझ रखा है। मेरी समझ से क्या होता है? तभी द्वार पर आहट हुई और दोनों चुप हो गए। सुंदर भीतर आया। क्या है सुंदर? ओ, यह मिस्टर आनंद, बंबई की एक मोटर कंपनी के मैनेजर। नमस्ते। शायद पुर्जों के विषय में कोई एग्रीमेंट करने आए हैं। यह अपनी गाड़ी में कोई देसी पुर्जा लगाना पसंद नहीं करते। आपने जीवन साथी भी तो फॉरेन में एक चुना है। संध्या की इस बात पर सुंदर जोर से खिलखिला उठा और फिर उसे एक ओर ले जाकर उसके कानों में कोई बात कही, जिसे सुनकर संध्या आनंद के पास जाते हुए बोली, मुझे किसी आवश्यक काम से अभी जाना है। यदि समय हो तो थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र लौट आऊंगी। फिर कभी सही, अभी मैं चलता हूँ। यह कहते हुए आनंद बाहर जाने लगा। संध्या आनंद के पास द्वार तक आई। जब आनंद घर पहुंचा तो बेला ने सबसे पहले यही प्रश्न किया, कहाँ रहे इतनी देर? एक मित्र से मिलने चला गया था। पर तुम भी तो अभी आई हो, यह आपने कैसे जाना? मेरे मन ने मुझसे कहा। क्यों, झूठ है? नहीं तो मैं भी एक सहेली से मिलने गई थी। दोनों चुप हो गए। दोनों अपनी आत्मा के अपराधी थे। दोनों के मन में चोर था, इसलिए एक दूसरे से और प्रश्न करने का साहस ना कर सके। जीवन के सुंदर क्षण यूं बीतने लगे जैसे धरती की चाल के साथ ऋतुएं। आनंद और बेला का जीवन भी एक नए दौर में भागा जा रहा है। वह अपने छोटे से घर में सब रंगीनियां भरने का दिन रात प्रयत्न करती, जिससे आनंद को उसके निकट कोई अभाव अनुभव न होने पाए। वह भूल से कभी ऐसा ना सोच सके कि बेला में कोई ऐसी कमी है जिसकी पूर्ति संध्या ही कर सकती है। इन सब सुविधाओं के होते हुए भी आनंद कभी कभी बहुत उदास हो जाता और अकेला बैठा घंटों सोचता रहता। प्रायः ऐसा तभी होता जब कभी भूल से बातों में संध्या का वर्णन आ जाता। बेला ने इसी विचार को दूर रखने के लिए राय साहब के यहाँ आना भी छोड़ रखा था। वह दिन रात कोई ऐसी विधि सोचती रहती जो संध्या और आनंद के मध्य ऐसी दीवार खड़ी कर दे कि वह उसे सदा के लिए भुला दे। वह आनंद की तड़प तो भली प्रकार समझ रही थी। जब से उसे इस बात का ज्ञान हुआ था कि बेला ने झूठ ही
उससे कह दिया था कि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली है, वह अधिक बेचैन रहने लगा। बेला ने लाख अपनी सच्चाई प्रमाण देना चाहा, पर वह वास्तविकता को न छिपा सकी। आनंद को बेला की अदाओं पर प्रायः झुकना पड़ता। वह इस लड़खड़ाती बेचैन जवानी का ढंग जानती थी। दफ्तर के बाद शाम के समय को और रंगीन बनाने के लिए उसने समाज के बड़े लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए परामर्श दिया। पहले तो आनंद ना माना, परंतु अंत में बेला अपनी योजना में सफल हो गई। आनंद इस छोटी सी हार को अनुभव न कर पाया, पर बेला के लिए यह बहुत बड़ी जीत थी। मिलने वालों में उसका पहला निशाना मिस्टर हुमायूं था, जो आनंद का मित्र होने के अतिरिक्त एक विनोद प्रिय व्यक्ति भी था, जो इस भाग्यवान दंपति को देखकर कभी कभी ईर्ष्या से कह उठता, मिस्टर आनंद, कितने खुशनसीब हो कि तुम्हें बेला जैसा जीवन साथी मिला। हुमायूं प्रायः उन्हें फिल्मी जगत में ले जाता, जहां थोड़े ही दिनों में उनके कई मित्र बन गए। हर संगत, हर सभा में बेला आनंद के साथ छाया की भांति लगी रहती, उसे कहीं भी डगमगाने न देती। आनंद भी दिन ब दिन उसका दीवाना बना हुआ जा रहा था। वह समझती थी कि यह दीवानापन धीरे धीरे आनंद को उसी का बना देगा। इसी प्यार और प्रेम भाव में कभी उसे भूल जाता तो वह उससे रूठ भी जाती। वह झुंझलाता, तर्क करता और अंत में हार कर झुक जाता। बेला उसकी हार देखकर मुस्कुरा पड़ती। वह उसे प्रेम की बेड़ियों में ऐसे जकड़ लेना चाहती थी कि वह कभी भागने का साहस ना कर सके। अपनी यह दशा देखकर कभी कभी उसे संध्या के उस वाक्य पर हंसी आ जाती। देखना, बड़ा चंचल बन पाया है, कहीं तुम्हें छोड़कर उड़ ना जाएं। एक सायंकाल जब दोनों रेनू के जन्मदिन पर राय साहब के यहाँ गए हुए थे, तो संध्या भी वहाँ बैठी थी। संध्या ने दोनों को अपने कारखानों के खुलने के अवसर पर निमंत्रण दिया। आनंद ने स्वीकार करते हुए कहा, प्रयत्न करूँगा। प्रयत्न कैसा? आप लोगों को तो अवश्य आना होगा। बहुत अच्छा, यदि तुम्हारी यही प्रसन्नता है तो हम अवश्य आएंगे, परंतु उसी दिन तो हमें बाहर जाना है। बेला बात काटते हुए बोली। कहाँ? मिस्टर हुमायूं के साथ पिकनिक का प्रोग्राम जो बनाया था, उसे देख लेंगे, आनंद ने असावधानी से कहा और संध्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे कह रहा हो कि तुम्हारा अधिकार पहला है, हम अवश्य आएंगे। संध्या उसके मन की बात भांप गई और बेला के कंधों पर हाथ फेरते हुए बोली, देखिए, बेला की बात पहले मानिएगा, हमारा प्रोग्राम तो होकर ही रहेगा, कहीं मेरी लाडली बहन के प्रोग्राम में बाधा ना पड़ जाए। संध्या की बात में व्यंग था, जिसने एक नश्तर सा बेला के मन में चुभो दिया और वह उठकर खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसी समय उसके कानों में संध्या और आनंद की हंसी की आवाज़ गूंजी। बेला को अनुभव हुआ जैसे वे उसकी बेबसी पर हंस रहे हों। वह मन ही मन तिलमिला उठी। वह दिन भी आ पहुंचा। संध्या ने टेलीफोन पर यह याद दिलाया और आनंद ने उसे आने का वचन दिया। संध्या चाहती थी कि वह स्वयं आकर देखे कि उजड़ जाने के पश्चात उसके मन में कितना खरा कुंदन निकला है। आनंद भी उसकी बात न टाल सका, जैसे वह उसके निराश मन को अपने हाथों में कोई ठेस न पहुंचाना चाहता था। जब उसने बेला को भी दूसरे दिन संध्या के यहाँ जाने का आदेश सुनाया तो वह सिर पिटाकर बोली, तो हुमायूं साहब की पिकनिक का क्या होगा? विवश हूँ, यह दिन तो जीवन में एक ही है, पिकनिक तो किसी और दिन भी हो सकती है। तो प्रोग्राम बनाना ही ना था? मुझे क्या पता था, परंतु बेला, क्या संध्या की ओर से तुम्हें यह मिथ्या संदेह कैसा है? मुझे क्यों होने लगा? मेरी भी तो वह बहन है। पर छोड़िए इन बातों को, आप जहाँ जाएं जा सकते हैं, और तुम, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आनंद उसकी इस विमुखता पर हंसकर चुप हो गया। वह जानता था कि थोड़े समय पश्चात उसका क्रोध ढल गया और वह स्वयं उसके संग चलने को तैयार हो जाएगी, परंतु हुआ इसके विपरीत। विवाह के पश्चात आज पहली बार बेला ने रूठ जाने की ठान ली। रात उसने खाना भी न खाया और चुपचाप बिस्तर में लेटकर पड़ती रही। रात को सोते समय आनंद ने पूछा, आज कौन सा दिन है? सामने कैलेंडर लटक रहा है। ओह, आई सी। उसी समय उनका नौकर विष्णु पानी की सुराही रखने भीतर आया तो आनंद ने उसे पुकारा, विष्णु जी सरकार। आज मंगल है? नहीं सरकार, आज तो शनिचर है। आज ही तो पूर्णिमा है ना? नहीं साहब, आज तो अमावस है। तो आज ये व्रत कैसा? आनंद का प्रश्न सुनकर बेला की हंसी छूट गई। विष्णु मियाँ बीवी का झगड़ा देख मुंह फेरकर हंसने लगा। आनंद ने उसे शीघ्र मेम साहब के लिए खाना लाने को कहा। मैंने कह जो दिया कि आज मुझे भूख नहीं है, बेला ने गंभीर स्वर में कहा।
वह तो मैं जानता हूँ, भूखा तो मैं हूँ तुम्हारे प्यार का। आनंद ने हाथ बढ़ाकर उसे खींचते हुए कहा। छोड़िए भी, विष्णु आता होगा। तो क्या हुआ? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने झुंझलाते हुए अपना हाथ छुड़ाने का व्यर्थ प्रयत्न किया। डरती क्यों हो? ब्याह करके लाया हूँ, भगाकर नहीं। इतने में विष्णु थाली में खाना परोसे भीतर आया। दोनों ठिठक कर रह गए और एक दूसरे से थोड़ा दूर हटने का प्रयत्न करने लगे। विष्णु ने पीठ मोड़ ली और बाहर जाने लगा। आनंद ने आवाज़ देकर खाना उसके हाथों से ले लिया। विष्णु के बाहर जाते ही वह बेला से बोला, आओ मेम साहब, तुम्हारा व्रत तोड़ दूं। मेरी भी हट है, आज न खाऊंगी तो मेरा भी यही, तुम्हें आज खिलाकर ही छोड़ूंगा। दोनों ओर हट का ठहरा तो निर्णय कैसे होगा? 50-50, अर्थात कुछ तुम झुको और कुछ आप। बेला झट से बात पूरी करते हुए बोली, आप कल पिकनिक पर अवश्य चलेंगे, परंतु एक शर्त पर। वह क्या? तुम्हें संध्या दीदी के यहाँ चलना होगा। पर कैसे? इतना थोड़ा समय और इतनी दूर। मैं मैनेजर की गाड़ी मांग लाऊंगा। तो ठीक है, किंतु अधिक समय वहाँ ना ठहरेंगे। आनंद ने हाथ बढ़ाकर रोटी का ग्रास उसके मुंह में ठूंस दिया। बेला खिलखिलाकर उठी और उसने अपने हाथों से एक ग्रास आनंद के मुंह में डाल दिया। दूसरे दिन इतवार था, इसलिए सवेरे ही दोनों गाड़ी तैयार होकर कंपनी के दफ्तर जा पहुंचे। परंतु दुर्भाग्य से मैनेजर अपनी गाड़ी लेकर रात ही कहीं निकल गया था। आनंद उलझन में पड़ गया। उसे विश्वास था कि बेला इसी बहाने संध्या के यहाँ जाने से इनकार कर देगी। फासला बहुत था और पूरे दिन के लिए टैक्सी ले जाना भी कठिन था। वैसी समस्या को सुलझाने की सोच रहा था कि बेला बोली, शोरूम में इतनी गाड़ियां जो रखी हैं उनमें से एक क्यों नहीं ले चलते? ये सब नई हैं, बाहर नहीं ले जाई जा सकती। तो क्या हुआ, एक दिन में कोई घिस थोड़े ही जाएंगी। नहीं बेला, किसी को ट्राई के लिए देनी हो तो थोड़ा दूर भी ले जाएं, पर हमें तो शहर से बाहर जाना है। कौन देखता है? मेरी आत्मा, सुला दो थोड़ी देर के लिए अपनी इस आत्मा को। रंग में भंग डालने से लाभ? आप 20वीं शताब्दी में महाभारत के काल की बातें करते हैं। इस नई गाड़ी से जाने से हमारी कितनी शान होगी। आखिर आनंद को झुकना ही पड़ा। आज पहली बार उसने बेला के लिए अपने जीवन के नियमों को भी बदल डाला। कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया कि ब्यूक का नया मॉडल भोपाल को दिखाना है और गाड़ी को निकालकर बेला को आके बैठने का संकेत किया। आज वह नई गाड़ी में बैठकर ऐसा अनुभव कर रही थी मानो कोई महारानी अपने महाराज के साथ प्रजा को दर्शन देने निकली हो। जहां आनंद का मन नियम को तोड़कर अप्रसन्न था, वहां बेला का मन हर्ष से फूला न समाता था कि आज आनंद ने उसके लिए अपना जीवन मार्ग बदल डाला। संध्या की बस्ती में आज एक अच्छी खासी भीड़ थी। बेला के ब्याह से भी कहीं अधिक रौनक थी। इस अवसर पर मिलने जुलने और सगे संबंधियों के अतिरिक्त शहर के चुने हुए व्यक्ति भी सम्मिलित थे। संध्या उत्साह और उल्लास से भरपूर कभी कभी दृष्टि उठाकर आनंद की ओर देख लेती, मानो उससे पूछ रही हो, क्यों, कैसा रहा मेरा ब्याह? उधर बीला को यह भीड़ अच्छी न लग रही थी और वह सबसे अलग एक कोने में जा बैठी। फीता कटा, तालियों का शोर उठा और लोग कारखाने के भीतर प्रवेश करने लगे। हर ओर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ मजदूर एक जैसी वर्दी पहने खड़े थे। भीड़ के आगे आगे उन्हें नन्हे पाशा उजले कपड़ों में लड़खड़ाती हुई टांग को खींचते बढ़ रहा था। जिस मशीन मैन को वह संकेत करता, मशीन चलने लग जाती और फिर वह लोगों को उस मशीन का काम और उसके चलने का ढंग समझाता। मशीन का निरीक्षण करते हुए सब नीलकंठ पर जा रुके। सबने सामने दीवार पर खुदा हुआ वह शब्द दोहराया। आनंद को लगा मानो कोई जीवन के पन्ने पलटकर बीती हुई बातों को दोहरा रहा हो। देखने वाले इस सादी और सुंदर कुटिया की प्रशंसा कर रहे थे। कैसी लगी यह कुटिया? संध्या ने आनंद को संबोधित करते हुए पूछा। अपने विचारों में खोया वह चौंक उठा। क्षण भर के लिए तो उसके माथे पर पसीने के 2-1 कतरे झलक आए, पर सहसा ही वह अपने पर अधिकार पाते हुए बोला, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सुंदर? पास खड़ी बेला ने बीच में बोलते हुए पूछा। यह घर नीलकंठ, काश मैं भी एकांत में ऐसा घर बना सकता। आनंद ने संध्या की ओर देखते हुए बेला को उत्तर दिया, तो निश्वास क्यों भरते हैं, हम भी एक बनवा लेंगे। संध्या ने अनुभव किया जैसे आनंद की यह बात बेला को नहीं भाई। अवसर को समझते हुए उसने नम्रता से कहा, घर की सुंदरता में क्या रखा है, सुंदरता तो मन में होनी चाहिए।
अभी पार्टी समाप्त भी न हुई थी कि बेला और आनंद ने जाने की अनुमति चाही। उन्हें किसी और पार्टी में सम्मिलित होने वाला जाना था। वहां से दोनों सीधे कल्याण की ओर चल पड़े, जहां हुमायूं और दूसरे साथियों ने पिकनिक का प्रोग्राम बना रखा था। एक रंगीन सभा, प्रकृति की गोद में नृत्य और संगीत। फिल्मी लोगों का निजी जीवन भी इन्हीं रंगीनियों से भरपूर रहता है। बेला को ऐसी सभाएं बहुत प्रिय थीं। हंसते खेलते इन्हीं बातों में दोनों पूरी गति से उड़े जा रहे थे, जैसे धरती से दूर किसी और मन भावनी मंजिल की खोज में हों। नई गाड़ी, नई बीवी और जवान उमंगें, जब तीनों का मेल होता है तो खलबली सी मच जाती है। यह दशा थी। उसी मन में भावनाओं का तूफान बढ़ता गया और उसके साथ गाड़ी की गति भी। अब वह बस्ती से बहुत दूर निकल चुके थे। गाड़ी की गति से बेला का हृदय बल्लियां उछलने लगा। आसपास भागती हुई हर वस्तु यूं लगती मानो उसकी कामनाओं की बारात सड़क के दोनों ओर उसके स्वागत में फूल बरसा रही है। सहसा वह उछल पड़ी और चीख निकल गई। सामने से आते हुए ट्रक ने तेजी से मोड़ काटा। आनंद अभी संभल भी न पाया था कि दोनों एक दूसरे को बचाते सड़क के नीचे उतरकर आपस में टकरा गए। धमाके के साथ ही आनंद ने ब्रेक लगाई, परंतु गहराई न होने से गाड़ी न रुकी। उसने शीघ्र बेला को कूद जाने का संकेत किया। उसके साथ ट्रक एक पेड़ से जा रुका और कार उलट गई। आनंद ने फुर्ती से ब्रेक छोड़ दिया और दरवाज़ा खोलकर जमीन पर उगी झाड़ियों को मजबूती से पकड़ लिया और गाड़ी को नीचे जाने दिया। बोझ अधिक होने से झाड़ियाँ उखड़ गईं और वह लड़खड़ाता हुआ एक गड्ढे में जा गिरा। बेला भागी भागी आनंद के पास आई, जो पीड़ा से करा रहा था। ट्रक का ड्राइवर और सड़क पर काम करने वाले कुछ मजदूर भी उधर भागे। बेला ने उनकी सहायता से आनंद को खड़ा करना चाहा, परंतु वह उठ ना सका। बेला ने अपने घुटने पर उसका सिर रख लिया और उसके माथे पर आई चोट को अपने आंचल से साफ करने लगी। दूसरे आदमियों ने दौड़कर एक कार को रोका और आनंद को उसमें डालकर अस्पताल ले गए। निरीक्षण हुआ तो पता चला कि आनंद की दाईं टांग में फ्रैक्चर हो गया है। तो क्या होगा, घबराओ नहीं, सांत्वना देते हुए डॉक्टर ने कहा और भीतर ऑपरेशन हॉल में चला गया। बेला ने भी भीतर आने की इच्छा प्रकट की, परंतु डॉक्टर ने मनाही कर दी और एक नर्स ने उसे दफ्तर में बैठने को कहा। थोड़ी देर में राय साहब, मालकिन और कुछ और मित्र भी आ पहुंचे और उसी कमरे में बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। कंपनी के जनरल मैनेजर ने जब बेला से घटना का हाल पूछा तो वह रोने लगी और कुछ न कह सकी। 3 घंटे लगातार प्रयत्न करने के बाद आनंद को पट्टियां बांधी गईं और उसकी टांग को प्लास्टर से बंद कर दिया गया। डॉक्टरों के कहने पर बेला के सिवा सब मिलने वालों को लौटा दिया गया। रात का अंधकार खिड़कियों से झांक रहा था। नर्स ने कमरे में प्रवेश करते ही बत्ती जला दी। उजाला होते ही आनंद के पास बैठी बेला ने उदास चेहरा ऊपर उठाया। आनंद अभी तक सो रहा था। नर्स ने दवा का प्याला मेज पर रख दिया और धीमे स्वर में बेला से कहने लगी, नींद खुलते ही दे देना। बेला ने सिर हिलाया और आनंद की ओर देखने लगी, जो आराम से नींद में डूबा हुआ था। वह एक अज्ञात भय से डर रही थी। उसी का हट इस घटना का कारण बना था। वह कुछ ऐसी ही उलझनों में खोई हुई थी कि बाहर द्वार पर आहट हुई। पर्दा उठा और सफ़ेद साड़ी पहने संध्या ने दबे पांव कमरे में प्रवेश किया। उसे देखते ही बेला उठ खड़ी हुई और दबी आवाज में बोली, दीदी। संध्या ने ओठों पर उंगली रखते हुए चुप रहने का संकेत किया और उसे थोड़ी दूर ले जाकर पूछने लगी, यह सब क्यों कर हुआ? भाग्य का चक्कर। बेला की आंखों में आंसू टपक पड़े। संध्या ने अधिक पूछताछ उचित न समझी और उसे ढांढस देते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं यहीं बैठती हूँ। नहीं दीदी, अभी होश आते ही यह दवा मैं पिला दूंगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। संध्या के बहुत कहने पर वह सामने की आराम कुर्सी पर बैठ गई और टकटकी बांधकर संध्या को देखने लगी, जो धुंधली रोशनी में सफ़ेद वस्त्र पहने शांति की देवी लग रही थी। नींद में लेटे लेटे आनंद ने हरकत की तो संध्या झट से उसके पास आकर खड़ी हो गई। बेला भी कुर्सी से उठकर आ गई। जैसे ही आनंद ने आंखें खोली, बेला हटकर अंधेरे में हो गई। अंधेरे से उसका मन धक धक करने लगा। उसने संध्या को दवाई पिलाने का संकेत किया, परंतु उसने देखा कि संध्या के हाथ भी कांप रहे थे। शीघ्र ही संध्या ने अपने पर अधिकार पा लिया और आनंद के सामने जाकर धीरे से बोली, मैं हूँ संध्या, तुम। उसने विस्मित दृष्टि से कमरे की दीवारों पर नज़र दौड़ाई और कठिनाई से होठ खोलते हुए बोला, मैं कहाँ हूँ? हमारे पास। नीलकंठ में? उसके स्वर में कंपन था। यह शब्द सुनते ही दोनों बहनें सिर से पांव तक कांप गईं
और मौन खड़ी उसे देखती रहीं। अच्छा, आप पहले ये दवाई पी लें। यह कहते संध्या ने चम्मच से दवाई आनंद के गले में उतार दी। बेला कहाँ है? उसे तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, अभी बुलाती हूँ। रहने दो, आनंद ने वहीं काट दिया। उसकी बात सुनकर बेला और पीछे हट गई और संध्या की ओर देखने लगी, जो उसे निकट आने का संकेत कर रही थी। आनंद थोड़ा रुककर फिर बोला, बेचारी सो रही होगी, उसे नींद में ना जगाना। बहुत ही लाडली है अपने माँ बाप की, इसलिए तो तुम्हें नर्स बनाकर स्वयं सो गई। नहीं, ऐसा नहीं, वह तो बैठी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। संध्या ने लपककर बेला को खींचकर आनंद के सामने खड़ा कर दिया। वह उसकी भीगी उदास आंखों को देखकर कुछ गंभीर हो गया और धीरे से बोला, बेला तुम ठीक हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। भाग्य को मेरी मृत्यु स्वीकार न थी। यह क्या बक रही हो तुम? संध्या ने झट से कहा। सुना नहीं तुमने? मैं लाडली हूँ, इनकी सेवा नहीं कर सकती। इन्हें तुम्हारी आशीषों की आवश्यकता है, मेरी नहीं। मैंने ही इन्हें तुम्हारे नीलकंठ से दूर जाने को उकसाया और उसका परिणाम? वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या ने उसे प्यार से अपनी बाहों में ले लिया और बोली, पागल ना बनो, देखो तो इनकी हालत। रही मैं 2 क्षण के लिए आई थी, जा रही हूँ, मुझे कहीं शीघ्र पहुँचना है। इनकी बातों का बुरा मान गई। यह तो जिसे सामने देखते हैं उसी की प्रशंसा करने लग जाते हैं। यह तो इनका पुराना स्वभाव है। संध्या की आंखों से आंसू टपक पड़े और वह उन्हें आंचल से पहुंचती बेला को सांत्वना देती हुई बाहर चली गई। आनंद ने उसे पुकारने का एक व्यर्थ प्रयत्न किया, पर पीड़ा से करहा कर रह गया। रात आधी से अधिक बीत गई और आनंद नींद की दवा पाकर सो गया, परंतु बेला की आंखों में नींद न आई। कई प्रकार के भयानक और उलझे हुए विचार उसके मस्तिष्क के पर्दे पर आकर चोटें लगाते रहे। उसे अपने यौवन और अपनी सुंदरता पर घमंड था, पर आनंद का चंचल मन फिर संध्या की सराहना करने लगा। आखिर उसमें कौन सा ऐसी आकर्षण शक्ति है जो हर थोड़े समय बाद आनंद को उधर ले जाती है। उसे यह अनुभव होने लगा जैसे आनंद किसी समय भी उसे छोड़कर चला जाएगा, पर यह उसका भ्रम था। उसी के मन का चोर उसे भय की जंजीरों में जकड़े हुए था, वरना आनंद, वह तो स्वयं उसका बंदी था। आज खंडाला में आए आनंद को 1 महीना होने को आया था। अस्पताल से उसके बाबा सीधे दोनों को खंडाला ले आए थे। पट्टियां खुलने पर टांग का टूटा हुआ जोड़ तो ठीक हो गया, पर टांग बहुत कमज़ोर हो जाने से इस योग्य न हो सकी कि वह चल फिर सके। आनंद के अच्छे रिकॉर्ड के कारण उसे नौकरी से निकाला ना गया। राय साहब ने भी मिलजुल कर उसके केस को दबा दिया। फिर भी दोबारा उसे बम्बई में नियुक्ति ना मिली। उनकी बदली बम्बई से कोई 200 मील दूर बीनापुर हो गई। इतनी बड़ी पोजीशन छोड़कर अब वह बीनापुर वर्कशॉप का मैनेजर बनना पसंद ना करता, परंतु परिस्थितियों और अपनी नववधू के कारण, जिसे वह कभी दुखी देखना ना चाहता था, उसे नियुक्ति स्वीकार करनी पड़ी। आखिर वह दिन भी आ गया। मदमाते यौवन में फिर से मादकता अंगड़ाइयाँ लेने लगी। बेला की आशाएं पूर्ण हो गईं। आज पूरे 3 महीनों बाद वह सांसारिक झमेलों से दूर आनंद की बाहों में अकेली थी। यह अवसर उसे बीनापुर की बियावन पहाड़ियों में मिला, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य उसे बहुत भाया। वर्कशॉप से थोड़ी ही दूर एक झील के किनारे एकांत में एक छोटा सा बंगला मिला था। वह एक नया संसार बचाना चाहते थे, एक निराला संसार, उस नीलकंठ से भी दूर जो कभी कभी आनंद के मस्तिष्क में आकर उसे भूली बिसरी बातें याद करा देता था। इसी निश्चय को लिए वह दिन रात छोटे से बंगले को सजाने लगी। गोल कमरा, सोने का कमरा और खाने का, इन तीनों को उसने ऐसा सजाया जैसे किसी ने उस उजाड़ में स्वर्ग उतार दिया हो। वह अब इस छोटे से संसार में माधुर्य भरने का प्रयत्न कर रही थी, जो आनंद को ऐसे जकड़कर रखे कि वह उसकी इच्छा के विपरीत एक पग भी ना उठा सके। 2 महीने बीत गए और बेला का स्वप्न सत्य बन गया। आनंद सचमुच उसकी बनाई हुई उस दुनिया का मतवाला हो गया। घर के हर कोने में उसे बस एक ही तस्वीर दिखाई देती, बेला की, जिसके हर भाव, प्यार और स्वर में एक आकर्षण का अनुभव था जो आनंद को अपनी ओर खींचे जाता। एक दिन वर्कशॉप से लौटकर उसने बेला को सूचना दी कि रात की गाड़ी से मोहन उसके पास आ रहा है। मोहन उसका छोटा देवर था, जो इगतपुरी में मिशन स्कूल में शिक्षा पाता था। बचपन से ही खेलकूद में उसकी टांग टूट गई थी और वह लंगड़ाकर चलता था, इसलिए उन्होंने उसे बोर्डिंग हाउस में रख छोड़ा था कि लड़कों में प्रसन्न रहे।
घर पर भी उसकी बहुत आवभगत होती। छोटा बड़ा हर कोई उसकी इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करता। माँ बाप उसे देखकर हमेशा उदास हो जाते। वे जानते थे कि उसका भविष्य अंधकारपूर्ण है, इसलिए उसके भोले मन को कोई ठेस ना पहुंचानी चाहिए। यह बात आनंद ने बेला से भी कह दी कि मोहन आज पहली बार उनके पास आ रहा है। उसे यह कभी अनुभव न होना चाहिए कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है जो वह उठा ना सकेगा। आनंद ने उससे यह भी कहा कि घर में अब उसे दूसरा साथी मिल जाएगा। इस पर उसके सामने तो वह मुस्कुरा दी, पर उसके मन से यूं धुआं निकलने लगा जैसे किसी जलती हुई चीज को उसने राख तले छिपा दिया हो। वह अपने जीवन में किसी का हस्तक्षेप पसंद न करती थी। मोहन 2 महीने यहाँ रहेगा और उसके सुहावने जीवन में कांटे के समान खटकेगा। यह सोचकर वह मन ही मन खींच उठती, पर मुंह से कुछ न कह सकती। उसी रात मोहन आ गया। भाभी और भैया दोनों उसे स्टेशन पर लेने गए। बेला ने कंधे का सहारा देकर उसे गाड़ी में बिठाते हुए कहा, मोहन, कितना अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। सच भाभी, मैं तो सोच रहा था कि कहीं मुझ अपाहिज को देखकर भाभी नाक ही ना सिकोड़ लें। तुम्हारी भाभी ऐसी नहीं, और तुम मन क्यों छोटा करते हो? ठीक हो जाओगे। तुम भी दूसरों के समान झूठी तसल्लियां देने लगीं, जब मैं जान गया हूं कि यह टांग कभी ठीक ना होगी। मोहन को बीनापुर बहुत अच्छा लगा। झील के किनारे उनका छोटा सा सुंदर मकान, पक्षियों के मधुर गीत और दूर घाटी में गूंजती हुई झरनों की झरझर बरामदे में बैठकर वह दृश्य देखता तो उसके मन में गुदगुदी उठती। वह इस घाटी की गोद में एक शांति सी अनुभव करता। वहाँ लोगों का हो हल्ला, साथियों के ठहाके और उनकी छेड़छाड़ ना थी। उसकी हर मुस्कान का साथ देने के लिए आनंद, बेला और प्रकृति का यह दृश्य था। एक दिन इसी ध्यान में खोया वह भाभी से कह उठा, जी चाहता है जीवन भर तुम्हारी इसी बगिया में पड़ा रहूं। क्यों नहीं, अब हम तुम्हें जाने थोड़े ही देंगे। भाभी ने धीरे से कहा। हाँ मोहन, तुम पढ़ाई पूरी कर लो, फिर तो यहीं रहना है तुम्हें हमारे पास ही कुर्सी पर बैठे आनंद ने कहा। आनंद की यह सांत्वना हो सकता है समय की आवश्यकता ही हो। बेला जानती थी कि इस अपाहिज का बोझ उन्हें ही जीवन भर उठाना पड़ेगा। उसने देखा जब से मोहन उसके पास आया है, आनंद का व्यवहार बदल गया है। काम से लौटते ही बस एक बहलावे की मुस्कान उसके लिए थी, हेलो बेला। और फिर वही मोहन की पुकार। कहीं 2 घड़ी के लिए भी बाहर जाते तो विवश मोहन को साथ ले जाना पड़ता और फिर थोड़ा ही चलकर घर लौट आते, क्योंकि अधिक चलना मोहन की टांगें सहन ना कर सकती। यदि कभी उसे अकेला छोड़कर 2 घड़ी के लिए कहीं निकल भी जाते तो उसका ध्यान उन्हें भरने ना देता। इसी उलझन में बेला का जीवन दूभर होने लगा। एक दोपहर को अचानक बेला के कानों में आवाज आई, भाभी। क्या है मोहन? उसने बिस्तर पर लेटे ही पूछा। कोई मिलने आए हैं। अपने बालों को संवारती हुई वह अद्र निद्रा में ही गोल कमरे में चली आई जहां मोहन बैठा पड़ रहा था। आप कब आए? झट उसकी जबान से निकला और वह बैठने का संकेत करते हुए आगे बढ़ी। यह मिस्टर हुमायूं थे जो इन घाटियों में किसी नई शूटिंग के सिलसिले में आए थे और काम से अवकाश पाते ही आनंद से मिलने चले आए थे। बोले, आनंद कहाँ है? आते ही होंगे, 5 बजे वर्कशॉप बंद हो जाती है। बातों ही बातों में बेला ने बताया कि मोहन आनंद का छोटा भाई और उसका इकलौता देवर है। इधर उधर की बातें होती रहीं, कुछ फिल्मों की, कुछ बम्बई की और कुछ सुंदर पर्वतों की। हुमायूं ने जब घूम फिरकर बंगले को देखा तो बोला, सच पूछो भाभी, तुमने दुनिया की नज़रों से दूर एक नन्ही जन्नत बना रखी है, परंतु केवल इन अपने लिए, इतनी छोटी कि हम दोनों के अतिरिक्त तीसरा ना समा सके। मैं भी तो यहाँ हूँ। मोहन बीच में बोल उठा, ओह, मैं तो भूल ही गई, हम तीनों के लिए। मकान में घूमते हुए दोनों बरामदे में आ खड़े हुए। सामने झील का दृश्य और किनारे हरी भरी पर्वतीय माला अति सुंदर दिखाई दे रही थी। हुमायूं इस दृश्य का आंखों में रसपान करते हुए बोला, कितनी खूबसूरत है। क्या? चौंकते हुए बेला ने पूछा। यह नज़ारा, गहरी नीली झील और ये खामोशी, जी चाहता है एक कहानी लिख डालूं फिल्म के लिए। विचार तो अच्छा है, कहानी बड़ी रोमांस भरी होगी। हाँ, यदि आपने इजाज़त दी तो इसकी शूटिंग भी यहीं की जाएगी, परंतु एक शर्त पर। वह क्या? कहानी की हीरोइन का पार्ट मुझे ही मिले। उसकी बात सुनकर हुमायूं हंसने लगा और बेला उसके चेहरे को आश्चर्य से देखने लगी। वह जानती थी कि किसी का भी
मूल्य उनके निकटतम संबंधी नहीं बल्कि पराये ही लगा सकते हैं। आज तक उसे हुमायूं की कंपनी के मालिक के वे शब्द याद हैं, आप हीरोइन बने तो आसमान पर चमक सकती हैं। वर्कशॉप बंद होते ही आनंद सीधा घर आया। वहाँ हुमायूं को बैठे देखकर फूला ना समाया। उसे गोल कमरे में बिठाकर वह सीधा आनंद की ओर आया, जहाँ मोहन बैठा भैया के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। आते ही आनंद ने एक पैकेट मोहन के हाथों में देते हुए कहा, लो, माँ ने भिजवाया है। क्या? लड्डू तुम्हारे लिए। प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए रसोई घर की ओर बढ़ा। सामने बेला दीवार का सहारा लिए उसी को देख रही थी। आनंद मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल पास आकर बोला, बेला शीघ्र चाय लाओ, फिर क्या? फिर तुम्हें एक शुभ सूचना सुनाऊंगा। क्या? चाय के बाद? नहीं, इतनी प्रतीक्षा ना हो सकेगी। तो सुनो, कल मैं तुम्हारे मायके यानी अपने ससुराल जा रहा हूँ। किस लिए? कंपनी के काम पर। मोटरों के पुर्जों इत्यादि का प्रबंध करना है। और हाँ, इस बार मेरा अधिक व्यापार तुम्हारी दीदी से होगा। दीदी का शब्द सुनते ही वह सिर से पांव तक कांप गई। वह आश्चर्य से विस्फारित दृष्टि अभी आनंद पर जमा भी ना पाई थी कि आनंद बात को जारी रखते हुए बोला, हाँ, तुम्हारी दीदी के कारखाने में बने पुर्जों को हमारी कंपनी ने बहुत पसंद किया है और उसके साथ एक एग्रीमेंट लिखने को कहा है। क्या एग्रीमेंट? व्यापार का। चंद पुर्जों की मोनोपोली हम ले रहे हैं। इसमें हमारा भी लाभ है और तुम्हारी दीदी का भी। ओह, तो अच्छा ही है। दीदी भी क्या याद रखेंगी कि आप उसके कितने काम आए। और मज़े की बात यह है, वह मुस्कुराते हुए बोला, संध्या अभी तक नहीं जानती कि हमारी कंपनी और उसके कारखाने के मध्य बातचीत के पीछे मेरा हाथ है। और जब वह जान जाएगी तो प्रसन्नता से फूली न समाएगी। बेला ने मन ही मन यह बात सोची, पर मुंह तक न ला सकी और तेजी से चाय बनाने लगी। हुमायूं के चले जाने पर बेला बोली, मैं भी संग चलूंगी। कहाँ? बम्बई। पापा कई बार लिख चुके। अवसर भी अच्छा है, दोनों आ रहे हैं। नहीं बेला, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। वह क्यों? मोहन जो है, उसे अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं। परंतु हम अकेले इस सुनसान। विष्णु को कह दिया है, वर्कशॉप बंद होते ही वह यहाँ आ जाएगा। रात तक तो खाने आदि में सहायता देता ही है, 2-4 रात भी सो ही जाएगा। तो क्या मोहन 2 दिन विष्णु के पास ना रह सकेगा? नहीं, तुम भी विचित्र बातें करती हो। भला उसको अकेले छोड़कर हम क्यों कर जा सकते हैं? बेला चुप हो गई। गुप्त शक्ति आनंद को उससे दूर खींचकर लिए जा रही है। बेला के लाख साधन सोचने पर भी आनंद बंबई चला गया और वह वन में बैठी अकेली अपनी मानसिक उलझनों में पड़ी रही। तो मित्रों, इस प्रकार नीलकंठ का तीसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको कहानी अवश्य पसंद आ रही होगी। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स सभी में इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।